हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है हाउ इज़ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ मेजर्ड बाय ऑस्टवर्ड्स विस्कोमीटर। कि हम ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर को यूज़ करते हुए लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड की विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए हम दो किस्म की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एक है हमारे पास स्टोक्स इक्वेशन, दूसरी है हमारे पास पॉइज़ले इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइज़लेस इक्वेशन के थ्रू लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन के ज़रिए जो है हम लिक्विड की विस्कोसिटी को मालूम करेंगे। ठीक है, पॉइज़ले ने हमें एक रिलेशनशिप दिया किसके दरमियान, विस्कोसिटी और रेट ऑफ फ्लो के दरमियान। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो को आप फ़िलहाल अभी इस पेज तक आप ऐसे समझें कि ये एक रफ्तार है, समझें। ठीक है, जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी माइक की, इसका मतलब विस्कोसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, इस तरीके से जितनी कम रफ्तार होगी माइक की उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी होगी माइक की, लिक्विड की गाढ़ापन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो लिक्विड कहाँ से फ़्लो कर रहा होगा, एक पतली मगर लंबी ट्यूब में से फ़्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने पॉइज़ले इक्वेशन को यूज़ करना है। असल में दो किस्म की इक्वेशन होती हैं, एक हमारे पास स्टोक्स इक्वेशन होती है, एक हमारे पास पॉइज़ले इक्वेशन होती है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का फ़्लो है। ये आपने शायद फिज़िक्स एफएससी फर्स्ट ईयर में जो है 6th चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि लिक्विड के जो है फ़्लो जो है किस किस्म के होते हैं, कितने टाइप के फ़्लो होते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के फ़्लो के लिए एक डिफरेंट इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे पॉइज़ले इक्वेशन यूज़ करेंगे। और फ़्लो अब मैंने आपने वहाँ पढ़ा होगा लैमिनर फ़्लो होता है, टर्बुलेंट फ़्लो होता है। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहाँ पर पॉइज़ले इक्वेशन यूज़ करनी है। पॉइज़ले इक्वेशन यूज़ करके हमने क्या काम करना है, एक अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी को मालूम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पॉइज़ले इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आप इसको म्यू बोल लें या न्यू बोल लें। ठीक है, एम से स्टार्ट करें या एन से स्टार्ट करें, तो बहरहाल ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यहाँ ये जो साइन है ये पाई का है, ये प्रेशर का है। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर होगा, टाइम टी से ज़ाहिर कर रहे हैं, रेडियस है यहाँ पर TVL है हमारे पास। ठीक है, तो देखें हमारे पास इक्वेशन आ गई पॉइज़ले इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एक अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है। किसको यूज़ करके, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर को यूज़ करके। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखें पीछे जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वो V वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम था लिक्विड का। ठीक है, एक ख़ास लिक्विड का वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे और उसकी विस्कोसिटी मालूम करने की कोशिश करेंगे। वो जो है लिक्विड फ़्लो कर रहा होगा किसी ख़ास टाइम में, हो सकता है वो 1 सेकंड में फ़्लो कर रहा हो सकता है वो 1 मिनट में फ़्लो कर रहा हो। ठीक है, किसी भी ट्यूब में से, वो ट्यूब ये है इसमें से उसने फ़्लो करना है, इसमें से उसने फ़्लो करना है। ठीक है, थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, ये होती है कैपिलरी ट्यूब जो कि बिल्कुल बारीक सी होती है, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, जिसका रेडियस R है। रेडियस आपको पता होगा, सेंटर से लेकर जो H तक का फासला होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ L क्या है, L है लेंथ ऑफ द ट्यूब अंडर अ कांस्टेंट ड्राइविंग प्रेशर। तो देखें हमारे पास एक रेफरेंस लिक्विड होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप उसे समझ लें, मेरे पास एक प्योर वाटर है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी को मैंने एक लिक्विड की विस्कोसिटी से जो है कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, मेरे पास एक खालिस पानी है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी मुझे मालूम है, जिसकी विस्कोसिटी मुझे मालूम है। ठीक है, मैंने
उससे एक दूसरे लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है। हो सकता है वो जो दूसरा लिक्विड हो वो थोड़ा गंदा पानी हो, ठीक है, थोड़ा गदला पानी हो। तो एक लिक्विड से हम दूसरे लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करेंगे। मतलब मैंने आपको ऐसे समझाने की कोशिश की कि हम खालिस पानी से एक जो है कम खालिस पानी की जो है विस्कोसिटी को मालूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो खालिस पानी होगा उसका हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम होगा, ठीक है। फिर जो है इसमें वो कह रहा है कि जो ये जो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने जो है μ1 और μ2 लिख दिया आपने, ठीक है। और उन दो लिक्विड की डेंसिटी भी जो होगी d1 और d2 होगी। मतलब खालिस पानी की विस्कोसिटी भी उसने मुझे बता दी क्या है, μ1 μ2 या μ1 μ2, ठीक है। और डेंसिटी जो है उनकी क्या होगी d1 और d2, किसकी, खालिस पानी की। और वो पानी जिसकी विस्कोसिटी हम मालूम करना चाह रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा गदला पानी है। इस तरीके से T1 और T2 क्या है, T1 और T2 जो है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द सेम वॉल्यूम। T1 और T2 क्या है, ये लिक्विड का फ्लो है, फ्लो का टाइम है कि कितने टाइम में हमारा लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। खालिस पानी भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, और ना खालिस पानी भी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है। तो देखें दो मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड हैं, तो दो मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड के लिए हमने इक्वेशन लिख दी μ1 पाई, ठीक है, P1 T1 R। ये बिल्कुल वही इक्वेशन जो मैंने अभी पीछे आपको डिस्क्राइब की थी, ठीक है। R इसमें रेडियस है इस कैपिलरी ट्यूब का, और V जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है आपने ऐसे देखना है, वॉल्यूम है मतलब उस लिक्विड का वॉल्यूम जो कि यहाँ से जो है यहाँ तक पास कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में आपको बता दूं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है कि एक सेकंड में, एक मिनट में कितना वॉल्यूम, कितने ml, कितने लीटर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुजर गए, ठीक है, या पास आउट हो गए। तो बहरहाल मैंने आपको बताया V वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड था, T कितना टाइम लिया लिक्विड ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, R कैपिलरी ट्यूब का रेडियस था, L लेंथ थी जो है उस ट्यूब की, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली हमारे पास क्या है, इसमें मैंने बताया कि हमने एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड का कंपैरिजन करना है, एक लिक्विड की विस्कोसिटी से दूसरे लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। हमें एक लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम होगी, कोफिशिएंट विस्कोसिटी मालूम होगा, हम दूसरे की विस्कोसिटी मालूम कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आया इस इक्वेशन की तरफ, ये μ1 पाई, देखें ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं। ये समझें खालिस पानी की है, ये समझें ना खालिस पानी की है, ठीक है। इसमें जो फ़र्क है प्रेशर में फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर यहाँ P1 है वहाँ P2 है, यहाँ टाइम T1 है यहाँ पे टाइम T2 है, ठीक है। बाकी रेडियस, वॉल्यूम, लेंथ सब के सब जो हैं वही के वही सेम टू सेम है। तो वो कहता है कि जी अगर हमने we can find the relative viscosity of one liquid with respect to the other liquid taking the ratio of 2 equation। कहता है अगर आपने एक लिक्विड की विस्कोसिटी से दूसरे लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है, मतलब खालिस पानी की विस्कोसिटी से ना खालिस पानी की विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको रेशो लेनी पड़ेगी। देखिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया है। ये चूँकि सारी चीज़ें 8VL इसके पास भी था, 8VL इसके पास भी था, पाई उसके पास भी था, पाई इस इक्वेशन के पास भी है, R की पावर 4 इसके पास भी, R की पावर 4 इसके पास भी, ये कट जाएंगी, ठीक है। मेरे पास N1 के लिए P1 T1 रह जाएगा, और ये मतलब μ1 के लिए मेरे पास रह जाएगा P1 T1, और μ2 के लिए मेरे पास रह जाएगा P2 T2, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब वो कहता है कि जो हमारा जो प्रेशर होता है ना लिक्विड का, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये मैं आपको देखें, ये हमारी इंजीनियरिंग की इक्वेशन होती है P = ρgh। यहाँ से मैं साफ नज़र आ रहा है, रो जो ना डेंसिटी को कहते हैं, तो डेंसिटी
अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। ठीक है, तो अगर प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो अगर हमारा डेंस प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को डेंसिटी के लिहाज से लिखना चाहूँ तो देखो ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये रेशो हमने वैसे की वैसे लिख दी। T1 वैसे का वैसे लिख दिया, P1 की जगह पे हमने D1 लिख दिया, क्योंकि मैंने कहा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1। ठीक है, प्रेशर डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस हिसाब से डेंसिटी बढ़ती है उस हिसाब से प्रेशर भी बढ़ता है। तो हमने P को D से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी देखें हमने P को D से रिप्लेस कर दिया है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हमें D1 D2 की वैल्यू मालूम हो, ठीक है, μ2 की वैल्यू मालूम हो, ठीक है, और हमें T1 T2 की वैल्यू मालूम हो। T1 T2 क्या है? ये खालिस और ना खालिस पानी का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक का टाइम है, कि यहाँ से यहाँ तक उसने पहुँचना है तो वो कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो कहने का उसका मकसद यह है कि अगर मुझे कोई सी 5 वैल्यू मालूम हैं, 5 वैल्यूज़ मालूम हैं, ठीक है, मुझे एक लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम है और ये टाइम मालूम है, डेंसिटी मालूम है दोनों लिक्विड की, ठीक है, तो मैं किसी एक लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम कर सकता हूँ, मैं किसी एक लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम कर सकता हूँ, चाहे मुझे ना खालिस पानी की ही विस्कोसिटी क्यों ना मालूम हो, तो उससे मैं खालिस पानी की विस्कोसिटी भी मालूम कर सकता हूँ इस इक्वेशन के थ्रू। इसमें से कोई सी 5 वैल्यू मुझे मालूम होगी, छठी वैल्यू मैं खुद मालूम कर लूँगा। अब हम आते हैं ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर की तरफ। ठीक है, वो कहता है द टाइम T1 एंड T2 आर इजीली मेजर विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नोन एज विस्कोमीटर। तो हम T1 और T2 ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया है? सिर्फ T1 और T2 को मालूम करने के लिए बनाया गया है। डेंसिटी तो हमें लिक्विड की मालूम करने के लिए दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है डेंसिटी मालूम कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम मालूम करने के लिए विस्कोमीटर है। अ सिंपल फॉर्म ऑफ विस्कोमीटर डिज़ाइन बाय द ऑस्टवर्ल्ड इज शो इन द फिगर। कहता है जो ऑस्टवर्ल्ड ने विस्कोमीटर बनाया था ये असल में शीशे का बना हुआ होता है, और ये जो है जो ऑस्टवर्ल्ड ने विस्कोमीटर बनाया उसकी शक्ल उसमें हमें दिखा दी है। अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज टू बी डिटरमिन्ड इज इंट्रोड्यूस इन द बल्ब एट पॉइंट सी। ये देख लें, दो लिक्विड हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जिस लिक्विड की विस्कोसिटी आप मालूम कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने पॉइंट सी से इंटर करना है, पॉइंट सी से इंटर करना है, और आपने यहाँ से इसको सक करना है। सक करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको बल्ब ए तक पहुँचाना है। ठीक है, अपवर्ड मूव करना चाहिए इसको, यहाँ से कहाँ, कैपिलरी ट्यूब से होता होता ये लिक्विड जो है अपवर्ड मूव करे और y से x तक पहुँचे। जैसे ही y पे पहुँचेगा आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। ठीक है, स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद आपने जनाबेली लिक्विड को x तक पहुँचने देना है, वहाँ पे जाके आपने स्टॉप वॉच क्या कर देनी है, बंद कर देनी है, और आपने यहाँ से यहाँ तक लिक्विड के पहुँचने का जो है टाइम मालूम कर लेना है कि y से x तक पहुँचने के लिए लिक्विड ने कितना टाइम लिया, लिक्विड ने कितना टाइम लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। तो कहता है कि जी विस्कोमीटर इज देन thoroughly cleaned, other liquid of non viscosity is introduced, the whole operation is repeated। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दो लिक्विड हैं, एक ना खालिस पानी है, एक खालिस पानी है। पहले तो मैंने इसमें से ना खालिस पानी गुजारा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मालूम कर लिया, यहाँ से, ठीक है, लिक्विड का यहाँ से लेके यहाँ तक का पहुँचने का टाइम मालूम कर लिया। फिर मैंने खालिस पानी यहाँ से गुजारा है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब से होता हुआ y से x तक पहुँचेगा, और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के पहुँचने के लिए खालिस पानी का टाइम मालूम कर लिया। ठीक है, मेरे पास दो टाइम आ गए। विस्कोमीटर इज़ ऑलवेज प्लेस इन द थर्मोस्टेट टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कहता है विस्कोमीटर को ना आपने हमेशा थर्मोस्टेट में रखना है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, विस्कोसिटी को तब्दील नहीं होने देता।
ठीक है, विस्कॉसिटी तब्दील होगी, लिक्विड जैसे ही पतला होगा टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, लिक्विड हो सकता है तेज़ी से फ्लो कर जाए। तो आपने दोनों लिक्विड की विस्कॉसिटी को चेंज नहीं होने देना, खालिस पानी की भी और ना खालिस पानी की भी आपने विस्कॉसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। ठीक है, तो देखो ना खालिस पानी का भी टाइम मालूम हो जाएगा, खालिस पानी का भी टाइम मालूम हो जाएगा, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी भी हमें मालूम हो जाएगी कहीं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, किसी एक लिक्विड की हमें विस्कॉसिटी मालूम होगी, किसी एक लिक्विड की हमें विस्कॉसिटी मालूम होगी। ठीक है, तो किसी एक लिक्विड की विस्कॉसिटी अगर हमें मालूम होगी तो हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए उस लिक्विड की विस्कॉसिटी हम दूसरे लिक्विड की विस्कॉसिटी मालूम कर लेंगे। तो अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको ना खालिस लिक्विड की विस्कॉसिटी मालूम है तो आप खालिस लिक्विड की जो है विस्कॉसिटी को मालूम कर सकते हो N1। ठीक है, ये यहाँ पे रह जाएगा, ये मतलब ये म्यू है और ये μ2 है और ये T1 D1 ओवर T2 ओवर D2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ और सिर्फ, μ2 को आप उधर ले जाना है। ठीक है, तो देखें पॉइज़ले इक्वेशन को यूज़ करोगे, उसको डिवाइड करोगे, उसकी रेशो लोगे, रेशो लेने से हमारे पास ये प्रेशर के लिहाज से इक्वेशन आ जाएगी। आपने प्रेशर वाली इक्वेशन को डेंसिटी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप प्रेशर वाली इक्वेशन को डेंसिटी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे फिर आप क्या काम करोगे, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर्स यूज़ करोगे, दोनों लिक्विड्स को यहाँ से बहाओगे। ठीक है, यहाँ से बहाओगे ऊपर की तरफ, y से x तक पहुँचने का टाइम मालूम करोगे दोनों लिक्विड का। ठीक है ना, तो जिस लिक्विड की विस्कॉसिटी आप मालूम करना चाहते हो उस लिक्विड की विस्कॉसिटी आप मालूम कर लोगे इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी हमें मालूम होगी, टाइम हमने इस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए मालूम कर लिया। ठीक है, किसी एक लिक्विड की आपको विस्कॉसिटी मालूम होगी तो दूसरे लिक्विड की आप विस्कॉसिटी मालूम कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। काम सिर्फ इतना है कि आपने एक लिक्विड की विस्कॉसिटी आपको मालूम है, चाहे वो खालिस है या ना खालिस है। ठीक है, तो अगर आपको एक लिक्विड की विस्कॉसिटी मालूम है तो आपने उससे दूसरे लिक्विड की विस्कॉसिटी मालूम करनी है। बात समझ आई? उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कॉसिटी मालूम करना है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये जो ऑपरेटर्स है सिर्फ टाइम को मालूम करने के लिए है। ठीक है, और टाइम की आपको पता है इंपॉर्टेंस फिर इस फार्मूले में कितनी अहम ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।